भारद्वाज। वीडियो की श्रृंखला में आज जो टॉपिक लेकर के आई हूं उस टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ये कक्षा 6 से 8 तक तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। जिस कंपटीशन में हिंदी विषय आता है वो ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है कि जिसके अंतर्गत ये शब्द विचार से प्रश्न ना आते हो। तो सबसे पहले हम जाने कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में वर्ण को पढ़ा है। हम वर्ण जानते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कुछ शब्द एक वर्ण के भी होते हैं, जैसे हैं, ए, मां, हाँ आदि। अधिकांशतः शब्द जो हैं वो एक से अधिक वर्णों के होते हैं और वो सार्थक होते हैं। वर्णों का समूह भी हो और उनका अर्थ भी हो, जैसे नगर, अटल, पवन आदि। अब अगर हम इनका क्रम बदल दें तो क्रम बदलने से इनका अर्थ समाप्त हो जाएगा। जैसे हमने नगर बोला तो हम नगर का रगन कर दें, अटल का लटक कर दें, पवन का नवक कर दें, तो ये वर्णों का समूह तो होगा लेकिन अर्थहीन हो, निरर्थक होगा, तो ये शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अब आते हैं शब्दों के वर्गीकरण पर। तो प्रमुख 4 भेद हैं। सबसे पहले उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग एवं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब सबसे पहले समझते उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। कोई भी शब्द है, उसका जन्म हुआ है, या तो उसका जन्म हुआ है या वो कहीं से आया है, तो उसके आने का माध्यम क्या है, यही उत्पत्ति एवं स्रोत है। अब हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं अधिकांशतः, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी जननी संस्कृत है, तो इनका उद्गम स्थल जो है वो संस्कृत है, संस्कृत से आए हैं अधिकांशतः। तो संस्कृत से हूबहू उसी रूप में स्वीकार कर लिए गए उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। अब इसके अलावा कुछ शब्द थोड़े से परिवर्तित करके हिंदी में समाहित कर दिए गए जो तद्भव कहलाए, यानी उसी रूप में प्रयुक्त हुए तो तत्सम कहलाए, और जब उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया तो वो तद्भव कहलाए। कुछ शब्द स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसको हम कहते हैं, इनकी बोली जो होती है क्षेत्रीय, छोटी छोटी जगहों की जो स्थानीय बोलियां होती हैं उनके प्रभाव से आ गए। यानी अलग अलग कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमारी वाणी बदल जाती है, बोलियों का, स्थानीय बोलियों का प्रभाव समाहित हो जाता है, तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं। अब इसके बाद आगत यानी विदेशी शब्द। हमारे यहाँ कई लोग, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए और काफी समय तक उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया, हमारे साथ रहे, तो उनकी भाषाओं के भी शब्द हमारी साहित्य में, हमारी भाषा में घुल मिल गए। अब विदेशी शब्द कई देशों के, कई भाषाओं के, जैसे कि अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है, अरबी है, चीनी है, यूनानी है, रूसी है, ऐसे कई देशों के शब्द जो हैं, भाषाओं के शब्द जो हैं, वो हमारे साहित्य में घुल मिल गए और दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होने लगे। इनके अलावा एक और भेद है जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से बनता है, यानी 2 शब्द होते हैं और भिन्न भिन्न भाषाओं के होते हैं, एक ही भाषा के शब्द नहीं होते और दोनों सार्थक भी होते हैं। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। संकर, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संकर। संकर यानी 2 भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बनने वाले शब्द। वो हिंदी अंग्रेजी के भी हो सकते हैं,
हिंदी फारसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर जिन शब्दों का वर्गीकरण किया है, आइए उनको बोर्ड पे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तत्सम, 5 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, जैसा कि मैंने ऊपर डिटेल में बताया इनको। अब तत्सम सबके मैंने कुछ कुछ उदाहरण दिए: हस्त, तृण, ताम्र, ओष्ठ, स्कंद, भ्रमर, दुग्ध, ग्रह, ग्राम, कृषक। इन्हीं शब्दों को हमने तद्भव में बदला है। हाथ, तिनका, तांबा, ओठ, कंधा, भौरा, दूध, घर, गांव, किसान। अब आते देशज शब्दों पे: खटिया, पगड़ी, गड़बड़, लोटा, झोपड़ी, डिबिया, बिंदी, रोटी, झुग्गी, खिचड़ी। अब विदेशी शब्दों में चूंकि कई देशों के, कई भाषाओं के, तो इनके अलग अलग भी उदाहरण दिए गए हैं। अब विदेशी में सबसे पहले अंग्रेजी के: ऑफिस, मनी ऑर्डर, ड्राइवर, फुटबॉल, कॉलेज, कप, प्लेट, टॉफी, डॉक्टर। पुर्तगाली: आलू, कमरा, गमला, तौलिया, नीलाम, साबुन, चाबी, कमी, प्याला, फीता। फारसी: आदमी, किताब, आसमान, कारीगर, गुलाब, जल्दी, जुलाहा, शहद, शादी, नमक। अरबी: गरीब, कैदी, औरत, इज्जत, कानून, एहसान, ईमान, खत, फौरन, जुर्माना। तुर्की: चेचक, कुली, लाश, कैंची, चम्मच, तोप, चाकू, गलीचा, बारूद, दरोगा। चीनी: चाय, लीची, तूफान, पटाखा। रूसी: मिग, स्पुतनिक, वोदका। फ्रांसीसी, फ्रेंच: इंजीनियर, काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कार्टून, कूपन, अंग्रेज, बिगुल। जापानी: इस्पात, रिक्शा, सायोनारा। यूनानी: टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा। अब आते हैं संकर शब्दों में। तो जैसे विदेशी शब्द कई हैं कई भाषाओं के, इसी प्रकार से संकर शब्द भी कई भाषाओं के। इनको भी बोर्ड पे देखते हैं। संकर शब्द: हिंदी और संस्कृत से बनने वाले: कपड़ा उद्योग, रात्रि उड़ान। संस्कृत और फारसी से बनने वाले शब्द: छायादार, विज्ञापनबाजी। हिंदी और अरबी से बनने वाले शब्द: फिजूल खर्च, मालगाड़ी। फारसी और हिंदी से बनने वाले शब्द: पानदान, पंचायतनामा। अरबी और फारसी से बनने वाले: गोताखोर, तहसीलदार। तुर्की और हिंदी से बनने वाले: तोप तलवार, तोप गाड़ी। अंग्रेजी और हिंदी से बनने वाले: रेलगाड़ी, लाठीचार्ज। अंग्रेजी और फारसी से बनने वाले: सीलबंद, जेल खाना। अंग्रेजी और संस्कृत से बनने वाले: रेल विभाग, मशीनीकरण। अंग्रेजी और अरबी से बनने वाले: सिनेमा शौकी, पॉकेट खर्च। रचना या बनावट के आधार पर: रचना या बनावट के आधार पर मुख्य 2 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, दूसरा व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द के 2 भेद होते हैं: यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, इसका विस्तृत विवरण जानते हैं। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनको खंडित करने पर या जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी वो तभी सार्थक होते हैं जब वो साथ में होते हैं। एक शब्द होता है जैसे फूल है, हाथ, सेना, हाथी, फल आदि। अगर हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनने वाले शब्द। उनके योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द होते हैं। इनके टुकड़े करने पर भी ये सार्थक होते हैं। अगर हम इनके खंड कर दें तो भी इनका अर्थ होता है, ये सार्थक होते हैं। इनमें उपसर्ग वाले भी शब्द आ जाते हैं, प्रत्यय वाले भी आ जाते हैं और सामान्य 2 शब्दों के मिश्रण से भी बनने वाले शब्द आ जाते हैं।
अब जैसे हमने तीनों का एक एक उदाहरण लिया है। विद्यालय, विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, दोनों मिलके बन गया यौगिक हो गया। अनुशासन, अनु हमारा उपसर्ग है, इससे मिलके बना। चतुराई, आई हमारा प्रत्यय है, इससे मिलके बना। यानी यौगिक शब्द दो शब्दों या शब्दांशों, एक शब्द या एक शब्दांश से मिलकर बनने वाला शब्द यौगिक होता है। इनके टुकड़े करने पर भी ये सार्थक होते हैं। अब आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाले शब्द, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनके लिए रूढ़ होते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें बहुब्री समास के भी शब्द आ जाते हैं, क्योंकि बहुब्री समास के भी किसी विशेष व्यक्ति पर या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। उनका अर्थात करके निकलता है, उसी के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं होते। अब जैसे यहां हमने कहा पीतांबर, पीत अंबर अर्थ है, लेकिन हम पीतांबर किसी को नहीं कह देंगे। पीतांबर कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है अथवा विष्णु भगवान के लिए होता है। दशानन विशेष रूप से रावण के लिए प्रयुक्त होता है। लंकेश, किसी भी लंका के राजा को लंकेश नहीं कह देंगे, लंकेश रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है। चारपाई, कोई भी चार पैरों की चीज को नहीं कहेंगे, चारपाई अर्थात खाट। पंकज, पंकज माने कीचड़ में उत्पन्न भले ही हो, लेकिन यह विशेष रूप से प्रयुक्त होता है तो वह कमल के लिए होता है। अर्थ के आधार पर प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, नंबर 4 विलोम शब्द, नंबर 5 एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, नंबर 6 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और नंबर 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी शब्द समूह। अब आते हैं एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शिक्षक, भौतिकी, संस्था, दीवार, गंगा, जमुना, अर्चना। इनके अतिरिक्त जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण मैंने दिया है काल। अब काल का अर्थ समय भी होता है, मृत्यु भी होता है, यमराज भी होता है। इसी तरह से दल, दल का अर्थ पक्ष भी होता है, सेना भी होता है, समूह भी होता है। अब आते पर्यायवाची। पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पवन, वायु, अनिल, समीर। कमल, जलज, पंकज, राजीव, सरोज। ये पर्यायवाची के उदाहरण थे। अब आता है विलोम, विपरीत अर्थक। विलोम का अर्थ है उल्टा। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द में ये बात ध्यान रखने की है कि तत्सम शब्द के विलोम तत्सम में और तद्भव के विलोम तद्भव में ही होते हैं। हम कोई भी उल्टा अर्थ देने वाला शब्द नहीं लगाएंगे। अब जैसे इसके उदाहरण अनुज, अनुज का विलोम अग्रज। जड़, जड़ का चेतन। कुटिल, कुटिल का सरल। कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ। स्तुति, स्तुति का निंदा। आरोह, आरोह का अवरोह। संधि, संधि का विलोम विच्छेद। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब है श्रुति माने सुनने में, सम माने समान, जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने दिए, जैसे गृह, गृह माने घर, जो हमने ऋषि की मात्रा लगाई, गृह, गृह माने घर। और ग्रह पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, गुरु, ये बृहस्पति, ये ग्रह हैं, नक्षत्र। तो सुनने में गृह और ग्रह बहुत अंतर नहीं है, समानता है। लेकिन
अर्थ में एकदम भिन्नता है, पूर्णतः भिन्न है। अब इसके अलावा इसके और भी उदाहरण देखिए। अवधि, अवधि माने समय, अवधि, अवधि माने ब्रज की, अवधि माने अवध की बोली। अवधि, ब्रज ये भाषाएं, बोलियां हैं। तो अवधि का मतलब है अवध प्रांत की बोली या अवध प्रांत की भाषा। अब आते अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा, पवन। अब अगले उदाहरण पर आते। चिर, चिर माने पुराना, दीर्घ और चीर, चीर माने वस्त्र, कपड़े। पांचवा उदाहरण परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है फल, नतीजा, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अब इसके बाद आते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हमें देखने में लगता है कि इनके अर्थ एक जैसे हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। इस अंतर को भी जानते हैं। अब जैसे अगम, अगम का मतलब होता है जहां पहुंचना संभव ही ना हो, असंभव हो, जहां पहुंचा ना जा सके। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, यानी पहुंचा तो जा सकता है लेकिन कठिन हो, मुश्किल हो। आलोचना और निंदा। आलोचना हम करते हैं तो किसी की भी गुण और दोष दोनों की समीक्षा करते हैं, दोनों ही प्रकट करते हैं, गुण भी प्रकट करते हैं और दोष भी प्रकट करते हैं, समीक्षा करते हैं। लेकिन निंदा, जब हम निंदा करते हैं तो दूसरे की सिर्फ और सिर्फ बुराई करते हैं। क्लेश और कष्ट। क्लेश कहते हैं जो हमारी मानसिक पीड़ा होती है, जो मानसिक वेदना होती है वो क्लेश होती है। कष्ट जो शारीरिक वेदना होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, वो क्लेश, कष्ट होता है। अब आते अस्त्र और शस्त्र। जो हथियार हम हाथ से फेंक कर चलाते हैं, जैसे भाला है, तो वो अस्त्र है। और जिन हथियारों को हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं, चाहे वो तलवार है या इस प्रकार के हैं, वो शस्त्र है। यानी शस्त्र को हम हाथ में पकड़ कर चलाते हैं और अस्त्र को हाथ से फेंक कर चलाते हैं। अब आते हैं श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा कहते हैं जब हम अपने से बड़ों के प्रति जो भी आदर सम्मान प्रकट करते हैं, हमसे जो बड़े हैं उनके प्रति हमारा जो भी आदर सम्मान है, वो श्रद्धा है। लेकिन हम अपने गुरु या ईश्वर के प्रति जो सम्मान प्रकट करते हैं या उनके प्रति जो हमारा अगाध प्रेम है, असीम प्रेम है, उस असीम प्रेम का नाम भक्ति है। इसके बाद आते हैं इसमें सातवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको शब्द समूह के नाम से भी जानते हैं, यानी एक वाक्य है उसके लिए हम एक शब्द देंगे। अब जैसे बहुत बोलने वाला, वाचाल, देश के बाहर रहने वाला, प्रवासी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, जो याद रखने हो, जिसको याद रखा जा सके, याद रखने हो, रखने योग्य हो, स्मरणीय, यानी याद रखने योग्य, स्मरणीय, जानने वाला, जिज्ञासु। तो ये थे अर्थ के आधार पर 7 भेद। अब आते प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसके आते हैं सामान्य शब्द। सामान्य शब्द अब आम जनजीवन में जो प्रयुक्त होते हैं, यानी आम जनजीवन में हमारे रोजमर्रा के दैनिक दिनचर्या में से संबंध रखने वाले भाषा समुदाय के लोग सामान्य रूप से जिन शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा बाजार है, खान पान है, रहन सहन की वस्तुएं हैं, और भी अनेक वस्तुएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, ये सब सामान्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। खान पान, रहन सहन की वस्तुएं, शरीर के अंगों के नाम, सामान्य धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन के जो शब्द आते हैं वो इन्हीं सामान्य शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग सभी आयु वर्ग के करते हैं, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, नवयुवक हो, नवयुवतियां हो, कोई भी हो, जन सामान्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे हाथ, पैर, भाई बहन, दाल चावल, पुकारना, चांद, सूरज, पृथ्वी, शिक्षक आदि। अब आते पारिभाषिक या तकनीकी शब्द।
पारिभाषिक यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय के क्षेत्रों में, विभिन्न विषयों के विशेष अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहे जाते हैं। जैसे गुणनफल है, वाष्पीकरण है, प्रत्यावर्तन है, मुकदमा है, जमानत है, कोशिका है, पदार्थ है, भिन्न भिन्न विषयों के शब्द हमने उदाहरण में लिए हैं। अब ये तकनीकी शब्द थे। अब पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द जो व्याकरणिक है, मतलब व्याकरण में आते हैं ये, लेकिन इनकी परिभाषा आती है। तो ये आते हैं जैसे विकारी, तो विकारी में 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी, अविकारी में भी मुख्य 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये परिभाषा के अंतर्गत तो आते ही है, पारिभाषिक है, लेकिन ये व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी आते हैं क्योंकि व्याकरण की परिभाषा है। अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर अन्य शब्दों को हम लेते हैं। व्याकरण के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द, यानी व्याकरण के जितने भी विषय हैं, जितने भी शीर्षक हैं, इसके अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो व्याकरण के विषयों की परिभाषाओं के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विकारी अविकारी शब्द उसमें भी थे और इसमें भी है, काल है। इस तरह की जो परिभाषाएं या अन्य विषयों की भी परिभाषाएं, चाहे वो विज्ञान की हो, इतिहास या भूगोल के कुछ टॉपिक्स की हो परिभाषाएं, यानी जो परिभाषाएं वो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इसमें व्याकरण से संबंधित जो परिभाषाएं वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये था हमारा शब्द विचार का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।